हेलो दोस्तों, सूरवीर अनअकैडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम बायोलॉजी का चैप्टर पाचन तंत्र पढ़ते हैं। पाचन तंत्र कितनी प्रकार की होती हैं, क्या क्या पाचन तंत्र की विशेषताएं हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानकारी ग्रहण करेंगे। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। जैसा भी होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक। पाचन 5 चरणों में पूरा होता है। पाचन जो हमारा है कितने चरणों में पूरा होता है? 5 चरणों में पूरा होता है। पाचन मुख से शुरू हो जाता है और मुख में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। पाचन कितने चरणों में विभक्त है? तो पाचन हमारा 5 चरणों में विभक्त है। पहला चरण को हम कहते हैं अंतःग्रहण, दूसरे चरण को हम कहते हैं पाचन, तीसरे चरण को हम कहते हैं अवशोषण, तीसरे चरण को हम कहते हैं अवशोषण और चौथे चरण को स्वांगीकरण कहते हैं। चौथे चरण को स्वांगीकरण कहते हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट चरण है, 5वां चरण, जिसको मल त्याग कहते हैं। 5वें चरण को हम क्या कहते हैं? मल त्याग कहते हैं। 5वें चरण को हम क्या कहते हैं बाबू? मल त्याग कहते हैं। आइए हम एक एक करके समझते हैं पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है वो हमारे मुख में ही स्टार्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? हमारे मुख में ही स्टार्ट हो जाता है। और प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है बाबू? अमाशय में होता है। अमाशय अर्थात पेट, जिसको हम पेट कहते हैं, वही अमाशय होता है। ठीक है। अब जो पहला चरण है पाचन का, उसे अंतःग्रहण कहते हैं, दूसरे चरण को पाचन कहते हैं, तीसरे चरण पर हम आते हैं अवशोषण। छोटी आंत में अवशोषण की प्रक्रिया होती है। जो अवशोषण की प्रक्रिया होती है, जो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है, वह कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। छोटी आंत में होती है। अवशोषण की प्रक्रिया कहाँ होती है बाबू? तो छोटी आंत में होती है। इसमें विली आकार का एक उंगली नुमा आकृति होता है। ऐसे ऐसे इस तरह करके इसी में हमारा भोजन क्या होता है? अवशोषण होता है। विली पोषक तत्वों को ब्लड तक पहुंचाता है, जो कि अवशोषण कहलाता है। जो विली होता है वह क्या करता है? पोषक तत्व जो भी हम खाना खाए होते हैं, उस पोषक तत्व को कहाँ तक पहुंचाता है? ब्लड तक पहुंचाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? अवशोषण प्रक्रिया कहते हैं। विली अवशोषण क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। विली क्या करता है? अवशोषण क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। आइए चौथा चरण पढ़ते हैं, स्वांगीकरण। ब्लड के माध्यम से पोषण तत्व को कोशिकाओं तक पहुंचाना स्वांगीकरण कहलाता है। पहले क्या होता है? पहले हम खाना खाते हैं तो खाना मुख में ही पाचन शुरू हो जाता है। ठीक। फिर उसके बाद वो छोटी आंत में जैसे खाना जाता है, तो छोटी आंत में खाना जाता है तो अवशोषण की प्रक्रिया हो जाती है। तो जो पोषक तत्व होता है छोटी आंत से ब्लड के माध्यम से कहाँ जाता है? कोशिका तक जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम? स्वांगीकरण कहते हैं। मल त्याग। कई बार ऐसा क्वेश्चन एसएससी ने बनाया है कि पूछ देता है कि क्रम से लगाइए पाचन तंत्र के चरण को। तो पहला क्या लगाएंगे? अंतःग्रहण लगाएंगे, दूसरा पाचन लगाएंगे, तीसरा क्या लगाएंगे? स्वांगीकरण लगाएंगे, चौथा मल त्याग लगाएंगे। ठीक है बाबू, आई होप ये वीडियो ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ये एक पेज समाप्त हो चुका है। भोजन नलिका, मुख गुहा। मुख के खाली स्थान को मुख गुहा कहते हैं। जो मुख में जो मुख खोलते हैं, मुंह खोलते हैं, तो मुंह खोलने के बाद जो खाली स्थान दिखता है ना, जो खाली स्थान दिखता है उसी को क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। भोजन नलिका की लंबाई 9 मीटर अर्थात 33 फीट होती है। भोजन नलिका की लंबाई 9 मीटर अर्थात 33 फीट होती है।
पाचन ग्रंथियाँ तीन प्रकार की होती है। पाचन ग्रंथियाँ तीन प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला है सलाइवरी ग्लैंड, जिसको लार ग्रंथियाँ कहते हैं, फिर दंत तीर्थ, फिर तीसरा है जिह्वा, जिसको टंग कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो इतना, आगे बढ़ते हैं। आहार नलिका, इसका दूसरा नाम फूड पाइप भी बोला जाता है। जो आहार नलिका है, जिसके द्वारा से भोजन हमारा पेट तक पहुंचता है, जो भोजन है पेट तक पहुंचता है, उसे हम क्या कहते हैं, फूड पाइप या आहार नलिका कहते हैं। जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। जिसकी लंबाई कितनी होती है बाबू, 25 सेंटीमीटर होती है। अब हम आते हैं तीसरे चरण पर, जो है और अमाशय। अमाशय जिसको हम पेट भी कहते हैं, स्टमक भी कहते हैं। तो अमाशय की लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है, जिसकी आकृति जे आकार की होती है। यहाँ पर खाना 5 घंटे तक रुकता है। जब हम खाना खाते हैं बाबू, तो क्या होता है कि हमारे पेट में खाना 5 घंटे तक रहता है, फिर धीरे धीरे वह छोटी आंत में प्रवेश करता है, फिर वहाँ से अवशोषण की प्रक्रिया जारी हो जाती है। फिर छोटी आंत से बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है, बड़ी आंत से फिर मल त्याग होता है। छोटी आंत, इसकी लंबाई 6 से 7.5 मीटर तक होती है। ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछता है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा 7.5 मीटर, तो आप 7.5 मीटर ही लगाएंगे। छोटी आंत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो छोटी आंत है उसको हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पहला जो है डोडूनम है, दूसरा क्या है जेनम है, जेजुनम है, तीसरा क्या है इलियम है। ठीक है, ठीक है। तो छोटी आंत कितने भागों में विभाजित है, तो 3 भागों में विभाजित है। ऐसा क्वेश्चन बार बार एसएससी ने बनाया है कि छोटी आंत कितने भागों में विभाजित है, तो 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन से भाग है, तो डोडूनम बोलेंगे, सॉरी जेजुनम बोलेंगे, फिर इलियम बोलेंगे। ठीक, एक सीकम होता है, जो छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने वाले को सीकम कहा जाता है। जो छोटी आंत और बड़ी आंत का ज्वाइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं बाबू, सीकम कहते हैं। सीकम के नाम से जाना जाता है। यह एक अवशेषीय अंग है, मतलब ये एक अंग बेकार का अंग है, इसका कोई कार्य नहीं करता। जो हमारे बॉडी में जो सीकम है कोई कार्य नहीं करता है। सीकम को ही हम अपेंडिक्स कहते हैं। ज़्यादातर हम लोग सुने होंगे कि किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, तो क्या होता है कि खाना उसमें फंस जाता है और अपेंडिक्स बढ़ने लगता है। जब अपेंडिक्स बढ़ने लगता है तो फूलने लगता है, वही दर्द देने लगता है। तो वही वो जो क्या है कि कार्य करता नहीं है, सीकम कार्य नहीं करता, इसलिए उसको काट के निकाल देते हैं, इसलिए अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, लव यू ऑल।